स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम तीन महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे आपको आने वाले शिफ्टों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक इसको ज़रूर देखें। तो जो टॉपिक हमारे रहने वाले हैं वो पहला होगा हमारा जनसंख्या यानी कि सेंसस 2011, इसके बाद 5 ईयर प्लान और 2024 में जो भारत रत्न दिए गए हैं 5 लोगों को, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि उनसे प्रश्न बन रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे। और ये जो ई बुक है हमारी, जिससे आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आपका सेंसस का 5 ईयर प्लान का और भारत रत्न से संबंधित जो 5 लोगों को दिया गया है, तो ये हमारी ई बुक है, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इस पीडीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं आपके, जो अभी तक 6 शिफ्टें हुई हैं एसएससी जीडी की, 4 फरवरी और 5 फरवरी को। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बना है सीधा। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा सेंसस का रहने वाला है, इसमें पहले हम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, 1028 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और अगर हम भारत के ओवरऑल जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पे 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। तो ये दोनों हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बिहार का और भारत का। तो बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, 1106 व्यक्ति हैं। और अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 382 व्यक्ति हैं। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा आता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, जिसमें 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले आता है दिल्ली, 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आता है, 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। इसके बाद लिंग अनुपात की बात करें तो ये आपका पूछा गया था, केरल का लिंग अनुपात 4 जनवरी को पहली शिफ्ट में, ठीक है। तो केरल का है 1084 और तमिलनाडु का कितना है, ये है आपका 995। न्यूनतम लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो हरियाणा का है 879 और जम्मू कश्मीर का है 889। ये लिंग अनुपात न्यूनतम है। सबसे कम किसका है, तो हरियाणा का है। इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर का आता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेशों में किसका है, तो वो पुडुचेरी का है, यानी कि कितना है 1037, ये पुडुचेरी का। और न्यूनतम लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो वो आता है दमन एंड दीव का, जो कि 618 है। और भारत का ओवरऑल लिंग अनुपात कितना हो जाता है, तो वो 943 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 943 लिंग अनुपात है ओवरऑल इंडिया का, ठीक है। इसके बाद साक्षरता दर में देखें तो साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा केरल की है, जो कि 94% है। यहाँ पे ये दूसरी स्लाइड पे आते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे ये हम देख लेते हैं। ये आपका आ गया ऊपर। तो दूसरा सबसे ज़्यादा कहाँ पे है साक्षरता दर, तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे मिजोरम में। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर किस में है, तो बिहार में 61.8% है और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 65.4% आती है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका होगा लक्षद्वीप, जहाँ पे 91.8% साक्षरता दर है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो दादर नगर हवेली है, 76.2%। और आज आपका ये प्रश्न पूछा गया था दूसरी शिफ्ट में, देख लीजिए, ये डायरेक्ट प्रश्न बना है इस पीडीएफ से। स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर किस में है, तो ये राजस्थान, वहाँ पे सेम प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद अब हम महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं। तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वो किसने की थी, तो 1872 में मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ये प्रश्न आपका जो है वो पहली शिफ्ट में पूछा गया था सेंसस से, ठीक है। नियमित रूप से जनगणना 1881 में शुरू की गई थी और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको, स्वीडन को, जिसने 1749 में पहली बार पूरे विश्व में जनसंख्या कराई थी।
पूरे विश्व में से मतलब स्वीडन ने अपने देश में 1749 में जनगणना कराई थी। इसका सबसे उच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल होता है, ठीक है। और जनगणना 2011 की स्वतंत्रता की ये कौन सी जनगणना थी, तो ये 7वीं जनगणना थी स्वतंत्रता की, ठीक है। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो वो 121 करोड़ थी, जो कि विश्व की 17.5% जनसंख्या थी। ये आपका पहली शिफ्ट में पूछा गया था 4 फरवरी को प्रश्न, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए। सिर्फ अभी ये जनसंख्या की पहली स्लाइड है, पहली पेज से आपको यहाँ से 4 प्रश्न डायरेक्ट एज इट इज़ जो आपके 6 शिफ्टें हुए हैं उनमें से देखने को मिल गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे ये जो पॉइंट है 2000 जनगणना 11 के अनुसार ये क्या है, एससी लगभग कितनी आबादी है, तो 20 करोड़ एससी की आबादी है, ठीक है, भारत में। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश आता है। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। प्रथम औपचारिक जनगणना कब की गई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। नोडल मंत्रालय कौन सा होता है, तो गृह मंत्रालय होता है। जनसंख्या जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है जनगणना। अगला आता है जनगणना अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। और 2011 की एसटी जनसंख्या कितनी थी, तो वो 10 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश होगा। एससी वाला कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश होगा। और अगर एसटी का पूछ लिया जाए तो वो मध्य प्रदेश होता। 10 की वृद्धि में हम देखेंगे तो 10 की वृद्धि जो है वो 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि जो है वो 17.64% रही, जबकि वर्ष 2001 में यह लगभग 21.25% थी, ठीक है। और नागरिकीय जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल नागरिकीय जनसंख्या 31.2% है और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.8% है। ये 31.2% जो नागरिकीय जनसंख्या है ये इम्पोर्टेंट है, आपको आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो पहले 2045 रखा गया था, लेकिन अब उसको 2070 तक बढ़ा दिया गया है जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश आता है लगभग 20 करोड़ के साथ। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है 11 करोड़ के साथ। इसके बाद और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो लगभग 10 करोड़ के साथ बिहार आ जाता है। तो पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार, ये जनसंख्या का क्रम है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे कम सिक्किम में है। इसके बाद मिजोरम में। सिक्किम में लगभग 6 लाख है और मिजोरम में लगभग 10.97 लाख जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो लक्षद्वीप है। लगभग 64,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो लगभग 27.8% के साथ मेघालय में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है जिसमें लगभग 26% के साथ 10 की वृद्धि हुई। और 10 की गिरावट में सबसे ऊपर राज्य कौन सा आता है, तो वो नागालैंड है, -0.6% है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल आता है, -4.9% है, ठीक है। तो ये जनसंख्या का आपका सारा कॉन्सेप्ट मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ये सारे इस PDF में दिए गए हैं। इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा जनसंख्या का, ये 100% श्योर है। इसके बाद अब हम पंचवर्षीय योजना देखते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो इसकी समय अवधि क्या थी, 1951 से 1956 तक। ये आपका आज ही पूछा गया। और पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन सा था, तो हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी। ये आपका कल पूछा गया था दूसरी शिफ्ट में। और अर्थव्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। और प्राथमिकता इसकी क्या थी, तो कृषि इसकी प्राथमिकता थी। ये आपका पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता की थी जो 4 फरवरी को जो पहली शिफ्ट हुई थी, ये प्रश्न उसमें पूछा गया था। इसमें अगर हम तथ्य की बात करें तो जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य क्या था, 2.1% हमने इसमें लक्ष्य रखा था, लेकिन जो लक्ष्य हमने इसमें हासिल किया वो 3.6% लक्ष्य को हमने हासिल किया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी इस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक इसकी समय अवधि थी। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीव्र औद्योगिकीकरण
इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। लक्षित विकास दर यहाँ पे 4.5% थी, जबकि हमने हासिल कितना किया तो 4.21% हमने इसमें हासिल किया। ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ पे हमने इस्पात संयंत्र स्थापित किए। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर, जर्मनी की मदद से राउरकेला और रूस की मदद से हमने भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित किया। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कार्य किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो समय अवधि 1961 से लेके 1966 तक थी। मॉडल जॉन सैंडी और एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था इसका? आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था। तो आत्मनिर्भर बनना ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है। लक्षित विकास दर हमने इसमें कितनी रखी थी तो 5.6% रखी, जबकि हमने हासिल इसमें सिर्फ 2.72% की थी। इस योजना के दौरान भारत के 2 युद्धों को सामना करना पड़ा, 1962 का चीन और दूसरा 1965 का पाकिस्तान। तो इसके बाद हमने हॉलीडे प्लान लाया, प्लान हॉलीडे लेकर आए। 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969 तक। प्राथमिकताएं थी, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इस योजना के तहत हुई। इम्पोर्टेंट है, जो प्लान हॉलीडे था इसी के अंतर्गत हमने हरित क्रांति की शुरुआत की। और हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये आपका आज प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। इसके बाद हम चौथी पंचवर्षीय योजना पे आते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी वो 1969 से लेकर 1974 तक ये इसकी समय अवधि थी। मॉडल था अशोक रुद्र और LNS मन्नी मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। उद्देश्य इसका था स्थिरता और आर्थिकता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता में प्रगतिशील प्राप्ति। ठीक है। और लक्ष्य जो है वो 5.7% के साथ, हासिल विकास दर 3.3%। इसके बाद हम आगे आते हैं तो 1971 के समय इसमें भी हमने पाक युद्ध देखा। और इस योजना के समय जो था वो 1971 में हमने भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ा। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है जिसकी समय अवधि थी 1974 से, समय अवधि क्या थी 1974 से 1979, 1974 से 1979 तक। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लक्षित विकास दर यहाँ पे हमने थी 4.4%, जबकि हमने हासिल कितनी की 4.8%। इसके बाद हम रोलिंग प्लान लेके आते हैं 1978 में। ठीक है। रोलिंग प्लान हम कब लेके आते हैं तो 1978 में हम रोलिंग प्लान लेके आते हैं। और ये कल प्रश्न पूछा गया था कि समय से पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई थी। तो इसका जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय था वो 74 से 79 तक चलना था, लेकिन इसको हम 1 साल पहले ही बंद कर देते हैं और 1978 में हम रोलिंग प्लान लेके आते हैं। ठीक है। ये प्रश्न आपका कल पूछा गया था। रोलिंग प्लान लेके आते हैं 1978 में, और रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मॉडल द्वारा दी गई थी। ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी 1980 से 1985। उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट। छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। लक्षित विकास दर 5.2% हमने रखी, लेकिन जबकि उसमें हमने हासिल कितना किया तो 5.7% हमने हासिल किया। इसके बाद आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना। समय अवधि थी 85 से 90। उद्देश्य था खाद्य उत्पादन में वृद्धि, सुधार लाना और उत्पादकता एवं रोजगार के अवसर को बढ़ाना। लक्षित विकास दर थी वो 5% रखी, जबकि हासिल हमने 6.1%। वार्षिक योजना को लेकर आते हैं हम 1990 में। बदलती आर्थिक स्थिति के कारण इसको हम लाते हैं, और 1990 में 8वीं योजना शुरू होनी थी जो हो नहीं सकी, और वर्ष 1990 से 91 और 91 से वार्षिक 92 तक हमने वार्षिक योजना के रूप में माना। ठीक है। 2 साल हमने ये 1990 से 91, 91 से 92 वार्षिक योजनाएं चलाई। इसके बाद फिर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना लाते हैं 92 से 97 तक। मॉडल जॉन WC मिलर पर आधारित थी। मानव संसाधन एवं बुनियादी ढांचा विकास इसका लक्ष्य था, जबकि लक्ष्य इसमें जो रखा गया था 5.6% रखा गया था, और हमने हासिल कितना किया तो वो 6.8% इसमें हमने लक्ष्य हासिल किया। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना लाते हैं 1997 से 2002 तक। विशेष न्याय और समानता के साथ विकास।
लक्षित विकास दर हमने इसमें रखी 6.45%, और हासिल हमने इसमें की कितनी, 5.4%। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, समय अवधि 2002 से 2007, लक्षित विकास दर 8%, और हासिल हमने कितनी की, तो 7.7% हमने हासिल की। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी 2007 से 2012, तैयार किया गया जो प्रोफेसर सी रंगराजन थे, इनके द्वारा ये 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। लक्षित विकास 9% थी, जबकि हमने हासिल इसमें कितना किया, तो 7.9% हमने इसमें हासिल किया। इसके बाद आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी समय अवधि थी 2012 से 2017, तैयार किया गया था योजना आयोग के द्वारा। इसको उद्देश्य तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। लेकिन 2017 तक थी योजना, 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है। कांग्रेस के बाद इनकी यूपीए जो अलायंस था, उसके बाद एनडीए सरकार की गवर्नमेंट आ जाती है और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग का गठन किया जाता है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने का उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। गवर्नर काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग की मैंने डिस्कस करा दिया है। इसके बाद जो प्रमुख परियोजनाएं हैं ये हम देख लेते हैं जो आपकी पूछी जाने की संभावना है। तो गिर परियोजनाएं 1972 में शुरू हुई थी, बाघ परियोजनाएं 1973 में, घड़ियाल परियोजना 1974 में, और कछुआ परियोजना जो है तो ये आपकी 1975 में शुरू की गई थी। मगर प्रजनन 1975, गैंडा परियोजना 1987, हिमचीता परियोजना 1987, गिद्ध परियोजना 2020-25 में की गई थी, और हुंगल प्रोजेक्ट 1970 में लाया गया था, और हाथी परियोजना का जो वर्ष था वो था 1992। इसके बाद अब हम भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं एक बार वहाँ पे PDF पे पहुँचता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको ई-बुक को आप अगर परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। नॉर्मल प्राइस है 49 रुपये, कोई ज़्यादा बड़ा प्राइस नहीं है। इसमें मेहनत आप देख सकते हैं कितनी लगी है। तो परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रिवीजन के लिए बढ़िया है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं और डायरेक्ट चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। ये मैंने अभी आपको जस्ट प्रूफ दिखाया है, और बाकी हमारे 1-2 वीडियो और डले हैं पिछले टॉपिक्स पर इसी ई-बुक से संबंधित, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं उनको। तो 2024 में भारत रत्न जो है मेनली 5 लोगों को दिए गए थे: कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब इनके बारे में हम देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है इनको मरणोपरांत दिया गया था, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ये। MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक, आज पूछा गया था। ठीक है, PV नरसिम्हा राव कल आपका पूछा गया था, इनका निधन कब हुआ था, तो 2023 में निधन हुआ था। PV नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। 73वां 74वां संविधान संशोधन व LPG सुधार इन्हीं के समय आया था। ठीक है, अगला आता है लाल कृष्ण आडवाणी, 7वें उप प्रधानमंत्री व BJP के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने, ये अभी मरणोपरांत नहीं है, ये वर्तमान समय में जीवित हैं। और ये भी आपको याद रखना है क्योंकि जो मरणोपरांत है वो सभी लोगों को ज़्यादातर इसमें जो थे मरणोपरांत है। जैसे ये आपका कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत दिया गया था, MS स्वामीनाथन का अनाउंस हो गया था, इसके बाद उनकी मृत्यु हुई 2023 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लाल कृष्ण आडवाणी 7वें थे और उप प्रधानमंत्री BJP के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री थे और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो जो जयंत चौधरी है ना, अभी आप देखते होंगे, ये उन्हीं के पिताजी हैं, चौधरी चरण सिंह जी। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा और डिस्कस करा देता हूँ आपको भारत रत्न से संबंधित। भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित आप देख सकते हैं, शुरुआत इसकी 2 जनवरी 1954 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। ठीक है, और ये पहली बार किसको दिया गया था, ये भी आपको यहाँ पे ये विवरण इसका दिया गया है
क्या क्या इसमें होता है, कितने मरणोपरांत कितने लोगों को दिया जा चुका है, सारा विवरण यहाँ पे प्राप्त है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो 1954 में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उसके लिए 1954 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को, प्रथम वैज्ञानिक थे जो सीवी रमन को भारत रत्न दिया गया। 1955 में भगवान दास को दिया गया था। इसके बाद 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भी दिया गया और 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और 2001 में लता मंगेशकर को, बिस्मिल्लाह खां को, 2009 में भीमसेन जोशी को और 2014 में CN राव को और 2014 में सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया, जो स्पोर्ट्स के पहले खिलाड़ी बने और सबसे कम उम्र में इन्हीं को दिया गया था। 2000 ये 40 वर्ष के खिलाड़ी थे। और यहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी जी का भी नाम दिया गया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी जी को कब दिया गया? 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था, ये प्रथम महिला बनी थी। 1997 में APJ अब्दुल कलाम को और 1997 में ही अरुणा आसिफ अली को मरणोपरांत दिया गया था। 1998 में चिदम्बरम सुब्रमण्यम को, 1998 में ही नारायण जयप्रकाश नारायण को और 1999 में अमृत सेन को, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपके आने वाले शिफ्टों में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ई-बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।